नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आज दिनांक 1 सितंबर 2020 दिन मंगलवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी ऑथेंटिक न्यूज होती हैं। सभी ऑथेंटिक न्यूज के लिए श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें। ये ऑथेंटिक न्यूज विद्यार्थी जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण एवं हितकारी होती हैं। आज की न्यूज कुछ इस प्रकार से है। पहली न्यूज है, 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में सोमवार को यहां सेना के अस्पताल में निधन हो गया। उनके बेटा अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, भारी मन से सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता प्रणब मुखर्जी आर अस्पताल के डॉक्टरों के सर्वोत्तम प्रयासों, पूरे भारत के लोगों की दुआओं और प्रार्थनाओं के बावजूद बच नहीं सके। मैं आप सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। उनके निधन पर सरकार ने 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को दिल्ली में सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। बाद में उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया था। सोमवार सुबह अस्पताल में बताया कि उन्हें सेप्टिक शॉक लगा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक जताया है। 11/12/1935 को पूर्व राष्ट्रपति जी का जन्म हुआ था। 31/8/2020 को अंत हुआ। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर श्रद्धांजलि। 2014 में दिल्ली में मुझे पहले ही दिन से उनका मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त था। उनकी बातचीत हमेशा याद रहेगी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। इसके बाद क्लर्क से सर्वोच्च पद तक। प्रणब दा का जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के मिराती गांव में हुआ था। उन्होंने कैरियर की शुरुआत 1962 में पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग में क्लर्क की नौकरी के साथ की। 25 जुलाई 2012 को उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। 13 से अनोखा रिश्ता। प्रणब मुखर्जी का 13 से अनोखा रिश्ता रहा। वे 13वें राष्ट्रपति बने। उनकी शादी की सालगिरह 13 तारीख को आती थी और पहले उनका 13 नंबर का बंगला था। ये हुई पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया। अश्रुपूरित श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रही हूँ। इसके बाद दूसरी खबर लगी हुई है, विरोध के बीच जेईई मुख्य परीक्षा आज से शुरू, राज्यों ने कसी कमर। कोरोना महामारी में परीक्षा टालने की मांग के बीच मंगलवार से इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा देश भर में शुरू होने जा रही है। राष्ट्रीय एजेंसी एनटीए ने परीक्षा आयोजित कराने के लिए पूरी तैयारियां की हैं। वहीं कई राज्यों ने कोविड-19 के तहत परीक्षा केंद्रों में शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए व्यापारिक इंतजाम किए गए हैं। कई राज्यों ने परीक्षा केंद्रों तक छात्रों को पहुंचाने के लिए परिवहन सेवा मुक्त कर दी है। इस केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राज्यों से अपील की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्रियों से परीक्षार्थियों की मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा, सभी राज्य परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करें। शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा, मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से इन अभूतपूर्व परिस्थितियों में हमारे छात्रों को सहयोग देने और पर्याप्त इंतजाम करने की अपील करता हूं। इसके बाद केंद्रों पर छात्रों को दिए जाएंगे मास्क। केंद्रों पर 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। एक कमरे में 12 छात्र बैठेंगे। तो जेईई मुख्य परीक्षा शुरू हो गई है। ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इस इंस्ट्रक्शन के तहत आपको केंद्रों में 1 घंटे पहले पहुंचना होगा और वह केंद्रों में आपको मास्क दिए जाएंगे। फिर एक कमरे में 12 छात्र बैठेंगे। ये उत्तराखंड से खबर लगी हुई है। इसके बाद अगली खबर है, पीसीएस 3 जिलों के विकल्प मांगे। कोरोना के मद्देनजर यूपीपीएससी ने अभ्यर्थियों को दी परीक्षा केंद्र चुनने की सुविधा।
19 जिलों में होनी है परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2020 सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2019 की परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र के लिए 3 जिलों के विकल्प मांगे हैं। परीक्षा 19 जिलों में आयोजित होनी है। कोरोना महामारी के बीच अभ्यर्थी अब अपनी सुविधा अनुसार विकल्प चुन सकेंगे। इनमें से एक जिले में संबंधित अभ्यर्थी को सेंटर आवंटित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को 7 सितंबर तक ऑनलाइन विकल्प चुनना है। पीसीएस 2020 एसीएफ आरएफओ 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए 5,95,669 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। कुछ दिनों पहले आयोग ने आरओ 2016 के अभ्यर्थियों से भी 3 जिलों के विकल्प मांगे थे। अब पीसीएस 2020 एवं एसीएफ आरएफओ 2020 के अभ्यर्थियों से आयोग ने विकल्प मांगे हैं। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार परीक्षा जिन 19 जिलों में होनी है, अभ्यर्थी उनमें से किन्हीं 3 जिलों को विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा प्रयाग समेत आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, रायबरेली, सीतापुर एवं वाराणसी जनपद में आयोजित होनी है। अभ्यर्थियों को आयोग के वेबसाइट पर जाकर 3 जिलों का विकल्प ऑनलाइन चुनना होगा। आवेदन की प्रक्रिया आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। 3 जिलों का विकल्प चुनने के लिए 1 से 7 सितंबर तक का समय दिया गया है। तो मित्रों, ये रही कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने अब 3 जिलों का विकल्प दिया है कि 3 जिलों का आप विकल्प दे सकते हैं। उसमें 7 सितंबर तक लास्ट डेट है। तो ये है पीसीएस से संबंधित न्यूज कि आप अपना विकल्प बदल सकते हैं। 19 जिलों में आयोजित की जानी है, जिनमें से आपको 3 जिलों का ऑप्शन खुला रहेगा। अभ्यर्थियों को 7 सितंबर तक ऑनलाइन विकल्प चुन सकते हैं। इसके बाद अगली न्यूज है, यूपी कॉलेज में बीएससी कृषि की एक सीट पर 15 दावेदार। वाराणसी से खबर लगी हुई है। उदय प्रताप कॉलेज में दाखिले की दौड़ शुरू हो चुकी है। प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 200 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 5 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। स्नातक व स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अब 7649 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। स्नातक स्तर पर बीएससी एजी में दाखिले की मारामारी सबसे अधिक है। बीएससी एजी की 150 सीटों के लिए अभी तक 2357 आवेदन पत्र भरे गए हैं। एक सीट पर 15 अभ्यर्थियों ने दावा किया है। इसके लिए बीकॉम की 125 सीटों पर 974 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बीकॉम की एक सीट पर 8 अभ्यर्थियों का दावा है। बीए की 430 सीटों पर 960, बीएससी मैथ की 300 सीटों पर 1157, बायोलॉजी की 300 सीटों पर 715 अभ्यर्थियों ने दावा पेश किया है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि प्रवेश परीक्षा की आवेदन की तिथि को 5 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। 13 सितंबर को प्रवेश परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। प्रवेश परीक्षाओं के दौरान सभी अभ्यर्थियों को मास्क सैनिटाइजर लेकर आना होगा। परिसर में अभ्यर्थियों को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है आवेदनों की संख्या। मैंने आपको पहले बता चुकी है कि आपको किस सब्जेक्ट से किस कक्षा में कितने फॉर्म गए हैं। इसके बाद बीएचयू ऑनलाइन परीक्षा से पहले वीडियो देख सकेंगे छात्र। बीएचयू में स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम सेमेस्टर की ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। पहली बार हो रही इस तरह की परीक्षा को लेकर किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसलिए बीएचयू की ओर से प्रवेश परीक्षा पोर्टलों पर ऑनलाइन परीक्षा से जुड़ी जानकारी पर आधारित वीडियो अपलोड किया गया है। इसमें पेपर और परीक्षा के बाद हो उत्तर पुस्तिका को अपलोड करने की जानकारी दी गई है। अंतिम सेमेस्टर की ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा के फैसले के बाद बताया जा रहा है कि इसी सप्ताह प्रशासन की ओर से परीक्षा की समय सारणी भी जारी कर दी जाएगी। इसके पहले 30 अगस्त से 3 सितंबर तक मॉक परीक्षा कराई जा रही है। परीक्षा नियंता
कार्यालय की ओर से परीक्षा से जुड़ी जानकारियों के लिए वीडियो अपलोड किया गया है। तो ये है बीएचयू की ऑनलाइन परीक्षा पर से पहले वीडियो देख सकेंगे छात्र, ताकि कोई उन्हें दिक्कत नहीं हो। इसलिए बीएचयू की ओर से एक प्रवेश परीक्षा पोर्टल चलाया गया है, जिसमें ऑनलाइन परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारियां आधारित उस वीडियो पर अपलोड रहेंगी। ये परीक्षाएं पहले थी आपकी 30 अगस्त से 3 सितंबर तक। 31 अगस्त अब जो है ये परीक्षाएं 9 सितंबर से 18 सितंबर तक प्रवेश परीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब पहले प्रवेश परीक्षाएं होंगी और फिर इसके बाद इसकी समय सारणी बनाई जाएगी। समय सारणी अभी आई नहीं है, जैसे ही समय सारणी आएगी वैसे ही बता दिया जाएगा। इसके बाद अगली न्यूज है पुलिस भर्ती 2018 में जवाब मांगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस व पीएससी भर्ती 2018 में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स को लेकर अधिक कट ऑफ मार्क्स वाले अभ्यर्थियों को शामिल न करने पर पुलिस भर्ती बोर्ड व राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने विवेक कुमार व 2 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति वर्ग के याची लिखित परीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल हुए थे और उन्हें कट ऑफ मार्क्स अपने वर्गों में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से अधिक है। अर्थात यह मामला है पुलिस भर्ती 2018 का। इसमें बच्चों का आरोप है कि उनके मार्क्स कट ऑफ ज़्यादा है और उन्हें नहीं लिया गया और कम कट ऑफ वाले बच्चों को ले लिया गया है। तो इसमें सरकार से जवाब मांगा गया है। और अब अगली खबर लगी है प्रशांत भूषण पर 1 रुपये का जुर्माना। ये देखिए 1 रुपये का जुर्माना जो है लगा है प्रशांत भूषण जी के ऊपर। ये देखिए ये उच्चतम न्यायालय न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक ट्वीट करने के कारण आपराधिक अवमानना के दोषी अधिवक्ता प्रशांत भूषण को सोमवार को सजा सुनाते हुए उन पर 1 रुपये का सांकेतिक जुर्माना किया। वहीं प्रशांत भूषण ने कहा वह आदरपूर्वक जुर्माना भरेंगे, मगर उनके पास इस मामले में समीक्षा याचिका दायर करने का भी अधिकार सुरक्षित है। जुर्माना न भरा तो 3 महीने की जेल होगी। जस्टिस अरुण मिश्रा, BR गवई और कृष्ण मुरारी की 3 सदस्यीय पीठ ने दोषी प्रशांत भूषण को सजा सुनाते हुए कहा कि जुर्माने की 1 रुपये की राशि 15 सितंबर तक जमा न करने पर 3 महीने की कैद भुगतनी होगी। 3 साल के लिए वकालत करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद इसमें प्रशांत भूषण जी ने कोई अपमानजनक न्यायपालिका पर टिप्पणी की थी ट्विटर पर, तो जिसके दोषी मानते हुए उनके ऊपर 1 रुपये का जुर्माना सोमवार को लगाया गया है। वो भी 3 सदस्यीय पीठ थी। उसमें जस्टिस अरुण मिश्रा, BR गवई और कृष्ण मुरारी जी उपस्थित थे। यह जुर्माना 15 सितंबर तक जमा करना होगा। अगर यह जुर्माना नहीं जमा होता है तो 3 महीने की कैद और 3 साल के लिए वकालत पर उनकी प्रतिबंध लग जाएगा। इसके बाद अगली खबर लगी है स्कूलों में छात्रों के मार्गदर्शन देने की तैयारी, बनने लगी समय सारणी। इसमें है कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की अभिभावक की सहमति के बाद समय सारणी बनने लगी है। 21 सितंबर के बाद बच्चे अब स्कूल जा सकेंगे। अनलॉक के चौथे चरण में सरकार द्वारा गाइडलाइन में 21 सितंबर के बाद स्कूलों में 50% टीचिंग व नॉन टीचिंग से जुड़े लोगों को बुलाने के साथ 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को जरूरत पड़ने पर स्कूल आकर मार्गदर्शन का निर्णय लिया गया है। तो इसमें ये है कि अब 21 सितंबर के बाद 9 से 12वीं तक के छात्र स्कूल जा सकेंगे अभिभावकों की अनुमति से। देखिए अब जितने अभिभावक उतने प्रकार की समस्याएं क्रिएट होंगी। कई लोग कहेंगे कि अभी हम नहीं भेजेंगे, कई लोग कहेंगे हम भेजने को तैयार हैं, कई लोग कहेंगे ऑनलाइन शिक्षा बेहतर है, कई लोग कहेंगे ऑनलाइन शिक्षा नहीं बेहतर है।
कई लोग कहेंगे कोरोना संक्रमण खत्म हो गया है, कई लोग कहेंगे कोरोना संक्रमण नहीं खत्म हुआ है। तो जितने लोग उतनी बातें। तो ये सब अब मतलब अब हर आदमी की बात को नहीं माना जा सकता है। अनलॉक 4 की गाइडलाइन में दिया गया है 21 सितंबर से स्कूल खोले जाने की अनुमति है। यदि अभिभावक इच्छुक हैं तो फिर स्कूल खोले जाएंगे, यदि अभिभावक इच्छुक नहीं हैं तो स्कूल नहीं खोले जाएंगे। इसके बाद अगली खबर लगी हुई है 10 से ही होंगी बीएड परीक्षा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में बीएड फाइनल ईयर की परीक्षाएं 10 सितंबर से ही 77 केंद्रों पर होंगी। विश्वविद्यालय ने सोमवार को बीएड परीक्षा केंद्र तय करते हुए वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रूपनारायण के अनुसार बीएड पेपर की शुरुआत 10 सितंबर से ही होगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। नेट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षा के चलते बीच में कुछ पेपर बदले जाएंगे। विश्वविद्यालय नेट से टकरा रहे बीएड के पेपर को फिर से तय करते हुए आज संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी करेगा। तो दोस्तों मैंने आपको पिछली न्यूज़ में बताया था मैंने आपको कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की फाइनल की परीक्षाएं बीएड की जो नेट के प्रोग्राम से मैच कर रही थी, तो पूरी तरह से तो ये एग्जामिनेशन प्रोग्राम नहीं बदलेगा, लेकिन जिस डेट पे मैच हो रही होंगी वो डेट ज़रूर बदल जाएगी। ये है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित खबर, जो बीएड परीक्षाएं और नेट की परीक्षाओं का प्रोग्राम मैच हो रहा था। इसके बाद अगली न्यूज है अंतिम वर्ष व सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन, बाकी होंगे प्रमोट। ये लगी है खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सत्र 19-20 के तहत अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र प्रमोट होंगे और फाइनल ईयर के छात्र एग्जाम देंगे। देखिए किस प्रकार से होगी परीक्षा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पेपर अपलोड किए जाएंगे। छात्रों को ऑनलाइन पेपर खोलना होगा और इसके बाद कॉपी पर किन्हीं 4 सवालों के जवाब लिखने होंगे। परीक्षा पूरी होने के बाद छात्रों को अपनी कॉपी को स्कैन कर अपलोड करना होगा। बाद में कॉपियां ऑनलाइन चेक की जाएंगी। परीक्षा और कॉपियां अपलोड करने के लिए कुल 4 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 घंटे में परीक्षा देनी होगी। इसके बाद 2 घंटे में कॉपियों को स्कैन कर अपलोड करना होगा। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रामेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि छात्रों को 2 घंटे का अतिरिक्त समय इसलिए दिया गया क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी या अन्य तकनीकी कारणों से कोई अड़चन आती है तो छात्रों को समस्या न हो और उन्हें पर्याप्त समय मिल सके। तो इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, उसने कहा है कि स्नातक फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होंगी वो ऑनलाइन होंगी और ऑनलाइन परीक्षाएं इस प्रकार होंगी कि छात्र कंप्यूटर में अपना पेपर खोलेंगे और इसके बाद कॉपी में 4 सवालों के जवाब लिखने होंगे। इसके बाद पूरी होने के बाद परीक्षा छात्र अपनी कॉपी को स्कैन कर अपलोड कर देंगे। बाद में ऑनलाइन कॉपियां चेक होंगी। परीक्षा व कॉपियां अपलोड करने के लिए कुल 4 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 घंटे में कॉपियों को स्कैन कर अपलोड करना होगा और 2 घंटे अतिरिक्त समय इसलिए दिया जाएगा ताकि किसी प्रकार की कनेक्टिविटी में बाधा होती है तो बच्चों को एग्ज़ाम देने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो। इसके बाद अगली खबर लगी है विकास दर 0 से 23.9% नीचे, 40 साल में सबसे बड़ी गिरावट। लॉकडाउन का असर देखिए, लॉकडाउन का पूरा असर दिख रहा है। बीते साल इस अवधि में 5.2% थी दर। इसके बाद कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन का कारण सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की विकास दर 40 साल में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 0 से 23.9% नीचे दर्ज की गई है। इस दौरान कृषि को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में भारी गिरावट रही। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत में पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही विकास दर 5.2% और पिछले वित्त वर्ष का आखिरी तिमाही 3.1% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के मुताबिक कृषि के क्षेत्र में विकास दर के बीते साल के 3% तुलना में
3.4 रही। वहीं विनिर्माण क्षेत्र की दर 3% की तुलना में 0 से 39.3% नीचे पहुंच गई। खनन, व्यापार, संचार, ऊर्जा, सेवा, परिवहन सहित सभी क्षेत्रों में भारी गिरावट आई है। तो दोस्तों, ये रहा आपकी जीडीपी का हाल। तो जीडीपी की 40 सालों में सबसे बड़ी गिरावट रही है, जिसमें से अंतिम 3 महीने में आप देख रहे हैं कि 0 से चलकर -3.19 हो गया है। इसके बाद देखिए, इसमें दिया हुआ है, कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। देखिए, सभी जगह की जीडीपी गिरी हुई है, मात्र चीन को छोड़कर। चीन की जीडीपी 3.2 बढ़ी है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली खबर में। सॉरी, अब खबर नहीं है, अब है थॉट ऑफ द डे। तो आज का थॉट है, मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए, जो दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। ये बात एकदम कटु सत्य है कि मुंह पर कड़वा बोलने वाला आदमी जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है, और मीठा बोलने वाला आदमी तो कुछ ही देर तक तो कड़वा बोलता है, लेकिन उसका दिल जो होता है वो एकदम साफ होता है। और जो दिल में भरे रहता है नफरत, वो उसका दिल कभी साफ नहीं हो पाता है, और वो आपके लिए दिन प्रतिदिन नफरत पालता जाता है। और वह आपसे कभी, वो मुंह में आपके ज़रूर मीठा बोलेगा, लेकिन दिल में कभी आपकी अच्छाई, कभी आपको बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। दोस्तों, आप मेरे चैनल को, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप अपने विचार अवश्य रखा करें। आपके विचार ही हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करते हैं। थैंक यू।